वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेरीकल्चर पार्ट सेकंड के बारे में। सेरीकल्चर पार्ट फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट सेकंड की, जिसमें जो सेकंड टाइप की जो हमारे पास में सिल्क मोथ की जो फैमिली थी, ठीक है, सेटर्निडी, इनमें सभी स्पीसीज़ का हमने डिस्क्रिप्शंस स्टडी करी थी और सेटर्निटी जो फैमिली है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। आज हम बॉम्बेसिडी जो फैमिली है उसके मोथ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सेटर्निटी फैमिली में हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सेटर्निटी जो फैमिली है इसमें जो जीनस है 3 प्रकार के थे, एंथेरा, थियोपेलिया और एटेकस। तीनों प्रकार के जो जीनस है उनमें आने वाली जो स्पीसीज़ हैं उसके हमने बात पिछले लेक्चर में करी थी और उनसे किस किस प्रकार के रेशम जो है वो प्राप्त होते हैं वो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट इस वीडियो में हम बॉम्बिक्स मोराई, जो कि बॉम्बिसिडी फैमिली का सदस्य है, मोथ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा जो लास्ट था कल, जो कि सेटर्निडी फैमिली में था, एटेकस जीनस की स्पीसीज जो थी एल्टस और रेचिनी, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एटेकस जो है वो यहाँ पर जॉइंट सिल्क वर्म है, यानी कि बड़ा जो विशाल प्रकार का एक मोथ है वैसा एक मोथ है। इसकी विशेषता ये थी कि इसमें जो 11 इंच के जो विंग्स हैं, राइट, इनके जो पंख है वो 11 इंच के थे, ठीक है, इसलिए ये अपने आप में क्या था, एक स्पेशल था। और ये जो मोथ है वो मलेशिया में पाया जाता है। सेकंड बात करते हैं यहाँ पर रेचिनी की। तो रेचिनी के द्वारा प्राप्त जो सिल्क था उसे हम ओक सिल्क मोथ बोल रहे थे या फिर ओक सिल्क वर्म बोल रहे थे। इसकी विशेषता ये थी कि ये कैस्टर के प्लांट के जो पत्तियाँ होती हैं उसके ऊपर ये पाया जाता था, इसलिए इनसे जो प्राप्त जो रेशम होता है उन्हें हम एरी सिल्क भी कहते हैं, एरी सिल्क भी कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के मोथ का कल्चर करना ये एक अपने आप में बड़ा विशाल है। सो इसे सेरीकल्चर की बजाय हम एरी कल्चर के नाम से भी जानते हैं, एरी कल्चर, ठीक है। और ये पूरे ईस्टर्न एशिया में इसकी जो खेती है, कल्चर है, वो किया जाता है। नेक्स्ट रेचिनी के बारे में हमने डिस्कस किया। रेचिनी के सिल्क का जो कलर होता है वो डार्क एकदम रेड होता है, लाइक जैसे कि जो ईंट होती है गहरे लाल रंग की, उस प्रकार का। और इनका जो सिल्क है वो पीसेज यानी टुकड़ों में पाया जाता है, पूरा एकदम ऐसे पूरा एकदम लंबा नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे क्या होते हैं, इसके पीसेज होते हैं, टुकड़े होते हैं, टुकड़ों में बटा होता है इसका सिल्क जो होता है, ठीक है। इनके जो सिल्क हैं उनका नाम है एरी सिल्क, जो हमने अभी डिस्कस किया था, और इनका कल्चर जो है वो एरी कल्चर कहलाता है, ठीक है। इंडिया के अंदर राजस्थान में जो बीकानेर ज़िला है उसमें भी इस प्रकार के मोथ का कल्चर किया जाता है, क्योंकि बीकानेर में काफ़ी सारे जो कैस्टर हैं उसके प्लांट्स हैं और उनके पत्तियों पे आसानी से ये जो मोथ होते हैं वो पनप सकते हैं, ठीक है। पनपने का किस प्रकार से मेथड होता है, कैसे हम इसका कल्चर कर सकते हैं, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो बॉम्बेसिडी फैमिली है उसके बारे में, जो कि ये हमारी सबसे बेस्ट क्वालिटी की फैमिली है और इसके अंदर आने वाला जो मोथ है वो बॉम्बिक्स मोराई कहलाता है, जिसमें बॉम्बिक्स जो है वो इसका जीनस है और मोराई जो है यहाँ पर इसकी स्पीसीज रहने वाली है, ठीक है। इसका कॉमन नाम भी है। कॉमन नाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिल्क वर्म जो है इसका कॉमन नेम है, यानी कि जो सिल्क मोथ है जिसमें हम बार बार सेरीकल्चर में इसका नाम जो है वो उपयोग में ले रहे हैं, सिल्क वर्म, वो बॉम्बिक्स मोराई का एक्चुअल में कॉमन नेम होता है। इसकी विशेषता है कि ये जो मोथ है वो प्लांट मलबरी जो होता है, यानी कि सहतूत का जो पेड़ होता है उनकी पत्तियों पे पाया जाता है, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पर इसका जो नाम है ना वो इसी से ड्राइव हुआ है, यानी कि अपन देख सकते हैं कि जो जीनस है वो तो बॉम्बिक्स है, जो कि इसकी बॉम्बेसिडी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि स्पीसीज जो है, ये स्पीसीज जो है वो प्लांट मलबरी के कारण लिया गया है, क्योंकि मलबरी जो प्लांट है ना उसका वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा होता है, ठीक है। तो इसका मोरस जो स्टार्टिंग का नेम होता है मोरस, उससे इसका नाम मोराई लिया गया है। क्या लिया गया है? मोराई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बॉम्बेसिडी फैमिली है उसका जो मोथ है वो बॉम्बिक्स मोराई कहलाता है। नेक्स्ट बॉम्बिक्स मोराई जो मोथ है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे।
ये जो स्ट्रक्चर है वो एक एडल्ट मोथ का स्ट्रक्चर है, जिसमें इसका जो एडल्ट है वो आपको 3 पार्ट में बटा हुआ दिखाई देता है। पहला जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला जो पार्ट होता है वो हेड कहलाता है। इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो थोरैक्स कहलाता है, जबकि इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो इसका एब्डोमेन कहलाता है। 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। अगर हम इसको जूम करें तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम इसके हेड वाले पार्ट को देखते हैं तो इसके हेड वाले पार्ट में 2 चीज़ें होती हैं। एक जोड़ी इसकी एंटेना की होती है और एक जोड़ी इसकी कंपाउंड आई की प्रेजेंट होती है। वहीं अगर हम थोरैक्स की बात करें तो थोरैक्स वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर थोरैक्स में जो स्ट्रक्चर होती है उसमें 2 पेयर तो होती हैं विंग्स की, जिनके ऊपर स्कल्स प्रेजेंट होते हैं, साथ ही 3 पेयर होते हैं लेग्स की, यानी कि टांगे प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इस मोथ के साइज़ के बारे में बात करें तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर बड़ा होता है। और कलर की बात करें तो इसका जो रंग होता है वो डर्टी वाइट रंग का होता है, यानी कि थोड़ा गंदा सा सफ़ेद रंग का होता है। तो ये स्ट्रक्चर है बॉम्बिक्स मोराई एडल्ट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो एडल्ट है उसके अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। एडल्ट जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। सिंगल फीमेल जो होती है वो लगभग 400 से 500 एग जो है वो प्रोड्यूस करती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट। सभी जो एग होते हैं वो फर्टाइल एग होते हैं और ये 24 आवर्स से पहले पहले जितने एग रिलीज़ करने होते हैं वो कर लिए जाते हैं। आफ्टर 24 आवर्स क्या होता है, इनमें जो ओवुलेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, जिसके बाद में क्या होता है इनके 3 से 4 दिन के बाद में मृत्यु हो जाती है, जो कि एडल्ट मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एग होता है, जैसे ही एग यहाँ पर रिलीज होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एग रिलीज होता है आफ्टर 1 आवर्स, उसके बाद में लार्वा फॉर्म होती है। लार्वा फॉर्म जो होती है वो 10 दिन तक लार्वा फॉर्म में रहती है और वो लार्वा जो होता है वो कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है। जैसे 10 दिन बीतते हैं उसके बाद में ये जो लार्वा फेज़ है वो प्यूपा फेज़ में बदल जाती है, जो कि प्यूपा फेज़ में 3 से 4 दिन तक रहते हैं। इसी टाइम में क्या करते हैं अपने चारों ओर, ठीक है, लिक्विड सीक्रेट करके वो हवा में आकर के सूख जाता है और उससे ये धागा जो होते हैं वो अपने सर पे लपेट लेते हैं, जिससे कि अब यही स्ट्रक्चर जो कि प्यूपा की है वो अब कोकून कहलाती है। यानी कोकून एज ए प्यूपा स्टेज प्लस में इनके बॉडी के चारों ओर क्या है, सिल्क इन्होंने रील कर लिया है, स्पिन कर लिया है। इसके बाद क्या होता है कि कोकून से अगर धागा निकाल लिया जाता है तब तो ठीक है, वरना ये कोकून जो होता है वो अपने द्वारा एक एल्काइन जो लिक्विड होता है वो सीक्रेट करता है और सीक्रेट करने के बाद में जो कोकून वाला पार्ट होता है जिसमें हेड वाला पार्ट है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के बाद में ये उससे बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल करके ये एडल्ट फेज में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका कुछ लाइफ जो साइकिल है वो रहने वाली है। नेक्स्ट हम यहाँ पर लाइफ साइकिल की ही बात करेंगे, बट अगर कोकून अपने आप को नहीं गलाता है यानी कि अपने पोर्शन को नहीं गलाता है तो उसके ऊपर कितना लंबा जो सिल्क है वो रील होता है। तो एक जो कोकून होता है वो अपने सर के चारों ओर लगभग 1000 से और 1500 मीटर लंबा जो सिल्क होता है वो रील करता है, लपेटता है। ठीक है, ये इसकी खासियत होती है और इसका जो वज़न होता है वो लगभग 1.8 से और 2.2 केवल ग्राम में होता है। इतना एक कोकून का वज़न होता है। नेक्स्ट, लार्वा स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो लार्वा स्टेज की स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इनका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और स्मूथ होता है। साइज होता है इसका लार्वा का जो 40 mm से और 50 mm होता है, जबकि एडल्ट फेज जो होता है उसका जो साइज है वो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर का है, जबकि ये mm में है। ये सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के, 12 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें बॉडी के ऊपर 5 पेयर लेग्स की प्रेजेंट होती हैं और एनएस के ऊपर इनके डोर्सल हॉर्न पाया जाता है। 4 इसमें मोल्टिंग प्रोसेस है, यानी कि ये जो लार्वा है वो 4 बार अपने जीवन काल में, यानी कि जब तक लार्वा रहता है तब तक ये 4 बार मोल्टिंग करता है, जो कि 1 महीने में है, लगभग 1 महीने में 4 बार मोल्टिंग करता है, जिससे इनका साइज़ इंक्रीज़ होकर के 7 से 8 सेंटीमीटर का हो जाता है। 7 से 8 सेंटीमीटर का हो जाता है, जो कि साइज़ में ये एडल्ट से थोड़ा लंबा है, बट ये सिलेंड्रिकल शेप में इसलिए लंबा है। अगर इसका एडल्ट फेज देखोगे तो उसमें आपको लगेगा कि जैसे ही आपको एक प्रकार का कीट पतंग दिख रहा है, इस प्रकार का है, इसलिए ये लार्वा स्टेज में बड़ा होता है।
मैच्योर लार्वा की अगर हम बात करें तो मैच्योर लार्वा जो होता है वो भोजन करना बंद कर देता है और उसके बाद में वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाता है जिसके कारण इसके अंदर जो सलाइवा ग्लैंड है वो विकसित होती है और इसी ग्लैंड के माध्यम से वो एक लिक्विड सीक्रेट करता है। जो लिक्विड होता है वो एक ट्यूब के माध्यम से बाहर निकलता है जिस ट्यूब का नाम है स्पिन रेट। ये स्पिन रेट जो ट्यूब होती है उसमें से इसका लिक्विड जो होता है वो बाहर निकलता है जो कि सलाइवा ग्लैंड में बनता है और ये लिक्विड जो होता है वो जैसे ही बाहर निकलता है वो O2 के संपर्क में आते ही सिल्क में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि धागे में कन्वर्ट हो जाता है। धागा भी कच्चा है यानी कि रॉ मटेरियल में है। सो ये इस धागे को बनाता रहेगा, साथ में अपने सिर पे लपेटता रहेगा। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके 12 सेगमेंट होते हैं। पहले सेगमेंट में हेड होता है, ठीक है। दूसरे सेगमेंट में इनमें ट्रू लेग्स होती हैं जो कि थोरेसिक लेग कहलाती हैं, जबकि इनकी बॉडी के ऊपर आपको कुछ होल्स नज़र आएंगे, यानी हम स्पायरिकल कहते हैं। और इनके इसी पार्ट में आपको कुछ लेग्स निकली हुई नज़र आएंगी जो कि एनस तक होती हैं। ये सभी लेग्स होती है वो स्यूडो लेग्स होती है जो एब्डोमेन कहलाती है। इसके एनस के पास में जो डोर्सल प्रकार का हॉर्न है वो पाया जाता है। यहाँ पर इनकी डोर्सल सरफेस है और ये इनकी वेंट्रल सरफेस है, राइट। तो डोर्सल पे इनके हॉर्न पाया जाता है जो कि इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है किसकी, लार्वा स्टेज की। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर लार्वा के लाइफ साइकिल के बारे में, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस भी किया था। लार्वा जो होता है वो किस प्रकार से अपने आप को फॉर्म करता है, कैसे वो एडल्ट से विकसित होता है। सबसे पहले क्या होता है, एक प्लांट होता है। प्लांट जो यहाँ पर होगा वो मलबरी का होगा। इसकी यहाँ पर लीफ होगी और इस लीफ के ऊपर काफ़ी सारे जो एडल्ट होते हैं वो अपने द्वारा एग देते हैं। एग स्पेशली यहाँ पर फीमेल देती है और इन फीमेल के एग से, जो कि एक फर्टाइल एग होते हैं, इनसे कुछ घंटों बाद में लार्वा फॉर्म विकसित होती है। तो फर्स्ट लैग हो गया, फिर सेकंड स्टेप हो गया इनकी लार्वा। लार्वा जो स्टेप होती है वो कुछ दिनों के बाद में कोकून फेज में बदलती है। कोकून फेज क्या होता है, लार्वा के चारों ओर आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, जो सिल्क है वो रील मिलेंगे, चारों तरफ बंधे हुए मिलेगा। तो ये संरचना इसकी कोकून कहलाती है। कोकून को जब अपन काटते हैं, ठीक है, तो वो हमें इस प्रकार से नज़र आता है, इसे बोलते हैं कट कोकून स्ट्रक्चर। जैसे हम कोकून को कट लगाते हैं उसके चारों ओर हम रील्स देखते हैं, ठीक है। तो हमें ये नज़र आता है कि ये जो कोकून है वो अपने द्वारा कुछ क्षारीय प्रकार का जो पदार्थ है वो सीक्रेट करता है और इनसे ये अपने हेड वाले पोर्शन को गला देता है, जिससे कि ये एक एडल्ट फॉर्म में बाहर निकल करके विकसित होता है। एडल्ट में यहाँ पर मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, दोनों ही जैसे ही यहाँ से निकलते हैं दोनों ही आपस में इंटीमेट करते हैं और इंटीमेट करने के पश्चात जो फीमेल होती है वो एग प्रोड्यूस करती है। फिर वही जो फिनोमिना है वो वापस से चलेगा। तो इस प्रकार से जो ये लार्वा होता है उसकी एक लाइफ साइकिल है, या फिर हम बोल सकते हैं पूरा कि पूरा जो सिल्क वर्म है, ठीक है, यानी कि सिल्क वर्म जो है उसकी ये क्या है, लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी लाइफ साइकिल रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं लाइफ साइकिल के बारे में ही। जैसे कि नंबर 1, अगर मैं लाइफ साइकिल के कुछ स्पेशल पॉइंट डिस्कस करूँ तो लाइफ साइकिल ऑफ कैटरपिलर, यानी कि लार्वा का नाम कैटरपिलर है और इसकी लाइफ साइकिल जो है वो 15 दिन की रहने वाली है। जीवन काल 15 दिन का है। 15 दिन में यहाँ पर ये जो होता है वो कोकून में कन्वर्ट हो जाता है। कोकून का ही दूसरा नाम होता है प्यूपा, बिकॉज प्यूपा की स्टेज में ही कोकून बनता है। और इस प्यूपा का ही दूसरा नाम जो है वो क्राइसैलिस है, ठीक है, क्राइसैलिस है। बट यहाँ पर हम देखेंगे तो ओल्ड फेज जो होती है, ठीक है, जब लार्वा एकदम वृद्ध अवस्था में जाने लगता है तो उसका नाम जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसका जो ओल्ड फेज होता है, ठीक है, उसे हम इमेजो कहते हैं, इमेजो। और ये जो कोकून होता है वो 1 या 3 महीने के अंदर, ठीक है, अच्छे तरीके से इमेगो में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कोकून जो है वो 1 या 3 महीने में अपने आप को ओल्ड स्टेज में कन्वर्ट कर लेता है, जो कि इमेगो कहलाती है। 1 महीना तब लगता है जब वो समर टाइप के सीजन में होता है, तो कोकून 1 महीने में ही वो प्रौढ़ अवस्था में चेंज हो जाता है, यानी कि इमेगो में वो कन्वर्ट हो जाता है। यदि अगर वैकेशन जो है या फिर अपन सीज़न बोल सकते हैं, सीज़न जो है वो विंटर का है, तो उसमें आपको
मतलब कोकून को कन्वर्ट होने में, जो कि इमेगो जो फेज है उसमें कन्वर्ट होने में 3 महीने का समय लग सकता है। तो ये इसके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोकून से हम किस प्रकार से जो सिल्क है वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम कोकून। कोकून से हम कैसे सिल्क को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में 2 मेथड है। पहला मेथड है स्टिफलिंग और दूसरा मेथड हमारे पास में रीलिंग का और स्पिनिंग का। ठीक है, ये दोनों मेथड है जिनसे हम धागा प्राप्त कर सकते हैं, जो कोकून के चारों ओर लिपटा हुआ धागा होता है। चलो पहले विधि की बात करते हैं स्टिफलिंग की। स्टिफलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कोकून क्या करते हैं, एक पात्र में पानी लेकर के उसे गर्म कर लेते हैं और उस कोकून को उसमें डाल देते हैं। ठीक है, जिससे कि हॉट वाटर के अंदर जो कोकून होता है, ठीक है, वो तो मर जाता है, साथ ही इसके द्वारा जो लिपटा हुआ धागा होता है वो उसे छूटने लग जाता है, एक्सक्रेट होता है, जिससे कि जो सिल्क है हमें इजीली प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाती है स्टिफलिंग। इसमें क्या होता है कि हम कोकून को मारते हैं, किलिंग करते हैं हॉट वाटर के माध्यम से। ठीक है, दूसरा मेथड इसमें यह भी है कि हम ओवन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओवन एक प्रकार का गर्म टेम्परेचर प्रदान करने वाला एक इक्विपमेंट होता है, जिसमें ये जो मोथ है वो इजीली मर सकता है। इसमें जो सिल्क लिपटा हुआ होता है उनके जो बॉन्ड होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, इसलिए आसानी से हमें धागा प्राप्त हो सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोकून किलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट दूसरी जो विधि है वो रीलिंग और स्पिनिंग की है। ठीक है, रीलिंग और स्पिनिंग भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो वाटर होता है, ठीक है, उसे हम उबालते हैं, बॉइलिंग करते हैं और सभी कोकून को इसमें डाल देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो कोकून के चारों ओर लिपटा हुआ धागा होता है उनके जो बॉन्ड होते हैं ना वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, और सिल्क जो होता है वो छूट जाता है। यहाँ पर प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि जो कोकून होता है, ठीक है, वो अपने सिल्क को जब ओपन करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग प्रोसेस। राइट, यहाँ पर रीलिंग लिखा हुआ है। जैसे ही कोकून जो सिल्क ओपन करता है, सिल्क यानी कोकून से सिल्क का खुलना ही क्या कहलाता है, रीलिंग कहलाता है। राइट है, जब कोकून से सिल्क ओपन होता है तो जो खुलते खुलते वो हमें लगभग 1000 से 1500 मीटर लंबा दिखाई देता है। ठीक है, लंबा प्राप्त होता है, ये इसका साइज होता है। इसके बाद क्या होता है, स्पिनिंग प्रोसेस होती है। स्पिनिंग प्रोसेस क्या होती है, स्पिनिंग प्रोसेस ये होती है कि जैसे ही हम कोकून से धागा प्राप्त करते हैं तो वो हमारे लिए रो सिल्क होता है। ठीक है, इस रो सिल्क को हम क्या करते हैं, फोर्स के माध्यम से इसे लपेटते हैं, इसे राउंडेड क्या करते हैं, बल लगाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से इसे राउंडेड बल लगाते हैं जिससे धागा जो है वो मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो स्पिनिंग क्या प्रोसेस है, रो सिल्क को हम हार्ड सिल्क में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम स्पिनिंग कहते हैं। ये जो प्रोसेस है वो बाई फोर्स होती है जो कि राउंडेड होता है, यानी कि स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बाई फोर्स, राउंडेड फोर्स के माध्यम से हम रो सिल्क को हार्ड सिल्क में कन्वर्ट करते हैं, ये स्पिनिंग कहलाता है। रीलिंग क्या कहलाता है, रीलिंग कहलाता है जो कोकून है उसके सिल्क का खुलना रीलिंग कहलाता है, जबकि सिल्क को मजबूत करना ये हमारा स्पिनिंग कहलाता है। मजबूत कैसे होगा, उसे हम बल लगा करके मजबूत करते हैं, दैट इज स्पिनिंग। राइट है, तो ये 2 प्रोसेस है जिसमें हम जो रेशम है वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेशम प्राप्त करने के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि सिंगल जो कोकून होता है उसका वेट लगभग 1.8 से 2.2 ग्राम होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट, एक जो मोथ होता है, मोथ यानी कि जो कोकून होता है, ठीक है, एक जो स्लब होता है वो 1 मिनट में उस लिक्विड को सुखा करके 65 बार अपने हेड पे घुमाता है, ऐसे 65 बार, यानी कि 1 मिनट में उसकी स्पीड है कि वो अपने हेड को 65 बार लपेट सकता है, 65 टाइप्स। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है वो स्पून कहलाती है, स्पूल, यानी कि सर के चारों ओर धागे को लपेटना, ठीक है, स्पूल कहलाता है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में वो ये है कि लगभग 25,000 कोकून से 454 ग्राम सिल्क हमें प्राप्त होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक कोकून जो होता है उसका वेट लगभग 2 ग्राम होता है, अप्रोक्सीमेट लगभग 2 ग्राम मान सकते हैं अपन। तो सिल्क कुछ इस प्रकार से लिपटा हुआ होता है शरीर के चारों ओर। ठीक है, इन्हें सेपरेट करना ही क्या कहलाता है, इन्हें सेपरेट करना ही
रीलिंग कहलाता है। ठीक है, सेपरेट हम दो प्रकार से कर सकते हैं जो कि हमने पीछे डिस्कस किया था। देखिए, जैसे ही कोकून से हम धागा जो है वो सेपरेट करते हैं तो वो हमारे पास में धागा रो सिल्क होता है, जिसे हम रील्ड सिल्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रील्ड सिल्क भी बोलते हैं, राइट। ये इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इसका अगला पॉइंट है रो सिल्क जो होता है वो कन्वर्ट होता है बाई फोर्स फाइबर सिल्क में, जिसके कन्वर्ट होने की काफ़ी सारी क्या मैकेनिज्म है। सबसे पहले क्या होता है, रो सिल्क जो होता है उसको हम गर्म करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, जिससे हमें रो सिल्क प्राप्त होता है। नेक्स्ट, फिर हम इन्हें वॉश करते हैं, वॉश हम इन्हें केमिकल एसिड से करते हैं। नेक्स्ट, फिर तीसरा होता है हम इन्हें फोर्स प्रदान करते हैं। फोर्स हमारे पास में राउंडेड होता है इस प्रकार से, जिससे जो कच्चे धागे होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग फाइबर कहलाते हैं। ठीक है, सो इस फाइबर को अब हम फाइबर सिल्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के हो गए हमारे पास में सिल्क हो गए। जो कोकून से सबसे पहले निकलता है उसे हम रो सिल्क बोलते हैं, और जो कोकून के बाद में हमें कुछ मॉडिफाई करने के बाद में जो प्राप्त होता है उसे हम फाइबर सिल्क कहते हैं। ये जो प्रोसेस आपने पढ़ी है रो सिल्क को फाइबर सिल्क में कन्वर्ट करने की, इसे हम स्पिनिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पिनिंग प्रोसेस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, स्पिनिंग प्रोसेस के बाद में क्या होता है कि जो मजबूत और लंबे धागे जो होते हैं वो तो फाइबर सिल्क में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे पीस होते हैं, ठीक है, वो बच जाते हैं, यानी कि रिमेनिंग जो सिल्क होता है, ठीक है, उन्हें अब हम यहाँ पर स्पून सिल्क कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम स्पून सिल्क कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में तीन प्रकार के यहाँ पे सिल्क के नाम हो गए, रो सिल्क, फाइबर सिल्क और स्पन सिल्क। स्पन सिल्क जो होता है वो एक तरीके से टूटे हुए छूटे हुए रिमेनिंग प्रकार के सिल्क होते हैं, जो कि वेस्टेज होते हैं, बचे हुए होते हैं। इनको भी हम बना सकते हैं मजबूत फाइबर के रूप में। नेक्स्ट,